कह रहा कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। जैसे कि आज ट्यूसडे है, मिस्टर राजेंद्र अरोड़ा हमारे साथ हैं, जो कि जीएसटी एक्सपर्ट हैं और टेक्स फॉर वेल्थ के पार्टनर भी हैं। सर, पहले आपने ये इंट्रो नहीं दिया था, आज मैं ये इंट्रो दूंगी कि सर हमारे टेक्स फॉर वेल्थ के पार्टनर भी हैं, तो इनको जीएसटी की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो सर, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपना नाम या कुछ बताएं जीएसटी मंत्रा और जीएसटी की राह के बारे में और टैक्स फॉर वेल्थ के बारे में। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। हम लोग आज कॉन्टिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे जीएसटी मंत्रा में हर ट्यूसडे 3 बजे हाजिर होते हैं अपने दोस्तों के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि धीरे धीरे हमारे दोस्तों को इस शो के बारे में पता लग रहा है, हमारे व्यूअर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे जो है लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी बात, खास बात है वो यही है अगेन, कि अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी कार्य को करते रहते हैं, किसी भी काम को करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपके साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे आपका सफर अकेले नहीं रहता, आप लोगों के साथ हो जाते हैं। तो वही हमारे इस जीएसटी मंत्रा के साथ भी हुआ है। हमारे हिमांशु जी की सोच थी और हमने सबने मिलकर उसको आगे बढ़ाया और मुझे लगा कि बहुत अच्छा एक एंडवेयर है, बहुत अच्छा कार्य है। हम सब एक दूसरे के साथ मदद कर रहे हैं, सब्जेक्ट नया है, रोज नई नई प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने का। तो मैडम, आप प्लीज सवाल जवाब का सिलसिला चालू करें। जी सर। सर, मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, एक हिमांशु जी हैं जो हमारे साथ इस शो में हैं। उनका सबसे पहले सर एक क्वेश्चन है जो मैंने स्क्रीन पे लाइव किया है। इन सीए सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी रिफंड on export of goods without payment of tax, should we have to attest all the annexures and form, or just to certify that party not pass the burden of tax? देखिए, सारे एनेक्शियर्स सर्टिफाई करने हैं या नहीं करने हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की आप जीएसटी रिफंड सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं मांशु जी, तो उसमें सर्टिफिकेट जो एनेक्शियर्स हैं, दोज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सर्टिफिकेट। सो आई बिलीव इफ यू सर्टिफाई द covering document, that is the certificate, and if all the annexures which are part and parcel of that certificate shall automatically be released or issued under your hand, so you don't need to separately certify it while uploading it also, because you have to mention the details of those annexures in your certificate itself which you have signed, and the moment any document or any information comes into the certificate shall deem to be certified by you, even if separately attached. So you can just put your affix your stamp and make an initial. You don't have to separately certify that. Thank you, Mr. Himanshu, for getting in touch with us. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें दोबारा लिख सकते हैं। तो सर, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट शो में हमारे कुछ 3-4 क्वेश्चंस रह गए थे व्यूवर्स के, तो उसको मैं फटाफट खत्म करूंगी सर। सबसे पहले मेरा ये वाला क्वेश्चन था व्यूअर का कि व्हाट इज क्रॉस चार्ज फॉर डिस्ट्रिक्ट पर्सन? Distinct persons. यस। Distinct person. या डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ये जो क्रॉस चार्ज है, बेसिकली सबसे पहले तो हमें डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट है क्या। जब भी दो या दो से अधिक जीएसटीआईएन होते हैं, जीएसटीआई नंबर होते हैं ऑन द सेम पैन, देन बोथ द registration numbers shall be considered to be distinct person with each other, even though they are on the same PAN. So
this is, first of all, you need to understand, according to section 25 subsection 4 of the CGST Act, who are distinct person. This is about the distinct person. Now we need to understand what is this cross charge. For the benefit of our viewers, I would like to tell you that what happens is, in case of some of the organizations which are having multiple presence across the country, or I would say presence across the country in various states, what happens is that some significant functions are being taken up by the HO head office, and then the results of those functions or the activities discharged by the HO are being the benefits are being taken by various GSTINs, various other registrations across the country. For example, you are sitting at Gurgaon, you have an HO at Gurgaon, and you are taking care of all accounting online, you are taking care of all HR online, you are taking care of all otherwise audit exercises online. So these all exercises which are being done at HO, but because even the directors are sitting at head office and taking decisions with respect to the entire country. So in that case, what happens is that the expenses which are incurred by the HO is not only for the HO, so it is for the entire country. So that way, there is a provision in Schedule 1 that the supply made between distinct persons shall even if made without consideration shall be taxable. तो इसलिए समस्या ये है हमारे सामने कि जो खर्चा HO ने किया, जो डायरेक्टर्स का खर्चा, HR का खर्चा, एडमिन का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, वो खर्चा सिर्फ HO के लिए तो था नहीं, वो खर्चा पूरी कंट्री के लिए था। तो इसलिए वो बेसिकली एक तरह से हम ये मानते हैं कि हेड ऑफिस ने सारी कंट्री के ऑफिसेस को, सारे GSTIN को सप्लाई की है, सर्विसेज की सप्लाई की है। उन्होंने एडमिन की सर्विसेज की सप्लाई की है, बैक ऑफिस मेंटेनेंस की सप्लाई की है, सेल्स मार्केटिंग की सप्लाई की है। तो इसको हम क्रॉस चार्ज कहते हैं, और इसको बेसिकली जो भी खर्चा हमारे HO लेवल पर होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, HR मैनेजमेंट, ये सब मिला मिलू के 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ HO लेवल पे। बट ये 1 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ HO के लिए नहीं है, वो काम पूरे भारत के लिए ही हो रहा है। तो इसलिए हम उस 1 लाख रुपए के खर्चे को अपोर्शन करेंगे जितने भी GST नंबर हैं अक्रॉस द कंट्री। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 GST नंबर है इंक्लूडिंग HO, तो हम उन 5 GSTN पर इस 1 लाख रुपए खर्चे को डिवाइड करेंगे, लेकिन किस रेशो में डिवाइड करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन, द बेसिस हैज टू बी डिफाइंड by the organization, keeping in view the suitability, keeping in view the logics. One of the examples could be कि आप रेवेन्यू के बेस पे पांचों ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू जो है वो मान लीजिए 50,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 की रेशो में आप पूरे 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए। तो ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। सो दिस इज अबाउट क्रॉस चार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू रूल 28 ऑफ CGST रूल्स आल्सो, वैल्यूएशन में भी यहाँ पर एक बेनिफिट दिया जाता है कि आप अगर आपका डिस्टिंक्ट पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हैं और उस डिस्टिंक्ट पर्सन को 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाना है, तो उस केस में किसी भी वैल्यू पर आप उसको सप्लाई कर सकते हैं, वो वैल्यू डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू ही मानी जाएगी। तो ये क्रॉस चार्ज का पूरा खांचा है जो मैंने आपको बताया जी। तो सर नेक्स्ट मेरा ये वाला लास्ट क्वेश्चन है लास्ट वीडियो का, रिवर्स चार्ज में है ये क्वेश्चन सर। कैन RCM बी कन्वर्टेड इनटू फॉरवर्ड चार्ज? देखिए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवर्स चार्ज की जो सप्लाई है वो सारे टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है। टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का मतलब है कि जो भी आप रिवर्स चार्ज में जिसके ऊपर टैक्स देते हैं वो सारे टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज हैं। स्पेशली 13/17 की जब बात करें तो वो सारी टैक्सेबल सर्विसेज जी। But only the point is that tax is payable under the reverse charge by the recipient instead of supplier under forward charge. So now the question arises whether you can convert a reverse charge into forward charge. Answer is a big no, because the law mandates that
some of the services which are mentioned under notification 13/17 CTR or some of the goods which are mentioned under 4/17 CTR compulsorily are required, the tax compulsorily is required to be paid under reverse charge by the recipient. Now, if a supplier says that I charge tax on my tax invoice and then the recipient is absolved from his duties, it is not the case. The recipient cannot be absolved from its duties of reverse charge, and therefore the tax which is to be paid under reverse charge cannot be shifted to forward charge. There are certain judgments on this also by the apex court. So it is not possible. Even if you charge, even if a supplier charge tax on it under forward charge, but the recipient would still require to pay tax under reverse charge. So it cannot be shifted. It cannot be converted from reverse to forward. Not possible. ओके, थैंक यू सर। मेरे लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस खत्म हुए। तो सर कमिंग टू द पॉइंट, तो शांत गर्ग जो लास्ट शो में भी हमारे साथ थे सर, उनका क्वेश्चन है, अ क्लाइंट परचेज अ प्रोडक्ट ऑफ ₹7 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 and sold it for ₹3.5 lakh in financial year 2019-20 to save output GST. Can we do so? सुशांत जी 7 लाख का माल खरीद के 3.5 लाख में बेच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका करने का ये मत लिखिए कि आप आउटपुट जीएसटी बचा जाएंगे। आउटपुट जीएसटी तो बचा ही नहीं है। आपका 7 लाख रुपए में जो इनपुट था, क्या वो एग्जेम्प्ट थे, बाद में टैक्सेबल हो गए थे? ऐसा तो नहीं हुआ ना। आपका 7 लाख पर इनपुट भी था। अब 7 लाख पर जो इनपुट था, अगर आप 3.5 लाख में बेच देंगे तो आधा इनपुट तो आपका अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है ना सर। तो सेव जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कहाँ से सेव हुआ? इनपुट तो अभी भी पड़ा ही हुआ है। आप अगर 7 लाख का माल 7 में भी बेच देंगे तो आपका तो टैक्स नेट नहीं बनेगा ना, क्योंकि 7 लाख रुपए पे मान लीजिए 10% जीएसटी 70,000 का इनपुट है, 7 लाख पर आउटपुट बेचेंगे तो 70,000 का आउटपुट है, 70,000 इनपुट घटा में 70,000 आउटपुट, नेट टैक्स 0। तो क्वेश्चन तो आपका ये है कि भाई देखिए 7 लाख की चीज को 3.5 लाख में बेच दिया। आप ये कर सकते हैं, जीएसटी बचाने के लिए तो नहीं हो रहा है, ये बात तो पक्की है। क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दिस इज द मूट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपके गुड्स मर्चेंडाइजेबल नहीं रहते, अगर आपके गुड्स सेलेबल नहीं रहते, अगर आपके गुड्स की वैल्यू वो नहीं रहती जिन पर आपने उनको परचेज किया था, then of course you can sell it at a less price than the purchase cost. But if you cannot prove it, input was utilized in other taxable goods. अब सर इनपुट अगर आप अदर टैक्सेबल गुड्स में यूटिलाइज कर चुके हैं तो मेरे हिसाब से unless you cannot prove that the marketability, salability, the market value of those goods has reduced, it would be difficult. हालांकि लॉ में कहीं पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं नजर आती मुझे, बट सो फार एज general acceptability of the transaction is concerned, unless you do not prove that your value, marketable value, saleable value of your product has reduced to half of the purchase price, purchase cost, till then you will not be able to sell it. Tomorrow, of course, department taxmen will come and they will help themselves. I always say in certain transactions taxmen will come and will help themselves. वो अपनी मदद खुद कर लेंगे, जब भी वो आएंगे वो आपको देखकर अपनी मदद खुद कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप इसको बेच तभी सकते हैं जब उसकी मार्केटेबिलिटी, सेलेबिलिटी कम हो जाए। आप एक आर्गुमेंट दे सकते हैं जिसको मैं मतलब of course if you say, if you ask me, then I may be going ahead with this argument that transaction value, any price paid or payable between unrelated party where price is the sole consideration. If you can prove this also, then you can go ahead with the problem. But apparently you understand this fact that any taxman would not like this thing and they would identify. If at all not, if this transaction is small enough, insignificant enough, it would be difficult for
them to identify immediately. But if anything happens, any audit happens or any assessment happens other than self-assessment, then of course they will identify it. And otherwise valuation वाला आपका एक argument बनता है, but how, I don't know how much that survive if your intention to avoid taxes is proved. So that way I believe you take informed decision. I have given you all the facts. At present मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप क्या करो, मैंने आपको सारी कहानी समझा दी है, पूरा लॉ समझा दिया है. Thank you, Tushant. Thank you, sir, for explaining. Sir, next Mr. Prakash ji हैं. So मैंने question. आप पढ़िए मैडम. Whether it is mandatory to fill port code and shipping bill details in GSTR1 for export without payment of tax, and if not filled, will this have any impact on refund of unutilized ITC? It is mandatory, Prakash ji, but even if it is not filled, it will not have any impact on your refund part, because there are multiple circulars issued in past 36 months now. So today we are completing 36 months of this subject. Tomorrow it is the 3rd anniversary of the subject. So even I like to congratulate you all for bearing this subject for 36 long months. But yes, again we are hoping that this subject would certainly to be proved to be a good and simple tax, merely to be goods and services tax. But to my mind, so far as your question is concerned, yes, you are required to mandatorily fill this details. But even if you did not, it would not impact in the process of your refund process for the unutilized input tax credit. Thank you, Mr. Prakash ji. So coming to the time, सर बाकी व्यूअर्स के मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, तो कमिंग टू द क्वेश्चंस. So first of all, if portal allows me, can I claim refund of 2017-18 for export of goods on LUT? दोबारा पूछिएगा मैडम सवाल. Sir, if portal allows me, can I claim refund for 2017-18 for export of goods on LUT? कहीं ना कहीं सिमिलर ही सवाल है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल टच दे दिया है आपके क्वेश्चन जो कि क्यूरिस्ट है. सिचुएशन ये है कि 17-18 का जो अभी रिफंड है, उसकी जो लास्ट डेट थी जुलाई 17 की, वो आप जुलाई बेसिकली 18 थी, तो 1 जुलाई 18 तक आप अप्लाई कर सकते थे. अब सिचुएशन ये है कि मार्च 19 का जो मार्च 18 का है, वो मार्च 19 तक कर सकते थे. अब आपको I don't know whether portal will allow or not. I have not tried it. Let me admit with you this thing with you. But even if portal allows you, law doesn't allow you. So that's what I always say. On this 3rd anniversary also, I always say that portal allows you something which law does not. And on the other hand, there are provisions in the law which are not available on the portal. So it is I would say a different ball game altogether. But even if 17-18 refund application allowed by the portal to you, to my mind, refund cannot be processed because it is barred by the law limitation. Under the relevant date is already lapsed. So, but I think that portal will not allow, because it already time has been gone. So okay sir, coming to may allow, madam. I'm telling you. Yeah, portal will not allow. I'm telling you, portal allow कर देगा. ये सवाल सही बनाया, उन्होंने देख लिया होगा कि सवाल पोर्टल अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा. अब पोर्टल अलाउ कर देगा और बाद में रिफंड प्रोसेस नहीं होगा. लेट्स सी. मतलब व्यूअर को ही कहूंगी, अगर आपको पोर्टल अलाउ कर दे, वेल एंड गुड. सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, till what time I can apply for revocation? अच्छा, ये अभी इनफैक्ट प्रेजेंट टाइम्स में भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल बन रहा है.
अभी रिसेंटली एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर भी आया है इसके ऊपर 1/2020। देखिए दोस्तों, सिचुएशन इज कि आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आपको शो कॉज आया कि आप रजिस्ट्रेशन का जो रेवोकेशन, आप जो कैंसिलेशन है उसको रिवोक करा दीजिए, आप वो भी नहीं करवा पाए, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं वही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहता हूँ, बहुत सारे हो सकता है इनपुट्स भी आपके वहां पर आए हुए हों, GSTIN पे आपके 2A में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खड़ा हो। अब आप बिजनेस तो कर नहीं पा रहे, बहुत बड़ी समस्या थी, और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने। अभी 12 जून को 40वीं GST काउंसिल मीटिंग में रिकमेंडेशन आई थी, और अभी आई बिलीव 27 जून को एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर भी आया, order number 1/2020, which is talking about this one time settlement scheme of restoration of cancelled GST. Now the situation is, let me tell you, you can still get your cancelled registration restored from 1st July 2020 till 30th 1st July 2020। एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक कैंसिल हो गया है, 12 जून 2020, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक कैंसिल हो गया है, तो आप 31 अगस्त से 30 दिन के अंदर अंदर 31 अगस्त से 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो है रेवोकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। तो आप 30 सितंबर 2020 तक आप अपना रेवोकेशन फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं, और आपका वही नंबर जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो आपको दोबारा मिल जाएगा, और आप उसी को रिस्टोर करवा लेंगे और आप उसी पर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल था, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए एक रिलीफ भी है। जी सर। तो सर अभी हिमांशु जी का एक और क्वेश्चन है सर। ये सेम क्वेश्चन है इनका, सेम क्वेश्चन है मैडम, सेम हाँ क्वेश्चन। सर, इन्होंने सेम क्वेश्चन ही पूछा है। हिमांशु जी, आपका सेम क्वेश्चन है। आपका तो हिमांशु जी के साथ हुआ क्या होगा, इन्होंने 1:05 पर सवाल डाल दिया था, जी ठीक है, और ये ज्वाइन अभी किए होंगे तो इन्होंने आकर दोबारा से जी इसको जी पेश जी दोबारा डाल दिया है। तो हिमांशु अब जी, आप आपका, एक बारी हाँ, नहीं मैं पीछे दोबारा जाके थोड़ा जवाब दे वीडियो देता हूँ, देखिए। मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ। हिमांशु जी, आप हमारे साथ अभी ज्वाइन किए हैं, आपका स्वागत है। मैं आपको दोबारा जवाब दे देता हूँ। बेसिकली आपने जो भी CA सर्टिफिकेट इशू किया है, वो CA सर्टिफिकेट के अंदर आप उस CA सर्टिफिकेट के फेस पर आप वो सारे एनेक्शियर्स का जिक्र भी करते हैं, नहीं करते हैं तो आप करिए जरूर, और कहीं ना कहीं नोट्स में डाल दीजिए कि ये सर्टिफिकेट एनेक्शियर्स जो हैं वो सर्टिफिकेट का हिस्सा है। फिर उनको आपको सेपरेटली अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उन पर सिर्फ एक राउंड स्टैंप लगाकर इनिशियल्स कर दें, दैट इज सफिशिएंट इनफ, यू डोंट हैव टू सेपरेटली। और इसके लिए आपको इनफैक्ट सेपरेट यूडिन भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक यूडिन, जो एक सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं रिफंड के लिए, वही आपको सर्टिफिकेट के लिए यूडिन, जो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर अपने लॉगिन आईडी से जनरेट करना होता है, वो भी आपको सिर्फ एक ही चाहिए। सेपरेट एनेक्शर्स के लिए आपको कोई भी यूडिन भी नहीं चाहिए सेपरेटली, क्योंकि आप उनको सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप जो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट सर्टिफाई कर रहे हैं, ये सारे एनेक्शर्स उन्हीं सर्टिफिकेट का हिस्सा है, तो आपको सेपरेटली इसको सर्टिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सर। हिमांशु जी, आई अगर होप आपको आपको और हिमांशु जी आपका जवाब मिल गया होगा सर इन्हें, और अगर और कुछ भी आपको पूछना है, एक बार आप बैक जाके दोबारा देख लीजिए, हमने आपको आंसर दे दिया था। नहीं आप आगे पूछिए, उतना ही बात मैंने बोल दिया दोबारा, ठीक है। बैक जाने सर की जरूरत आगे नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। जी, माय दिसंबर 2019 3B is due. What will be the late fee till June 20? ये भी अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसी के रिलेटेड है। Now what happened is कि
बहुत सारे टैक्स पेयर्स का, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का 3B फाइल नहीं हुआ था। जी सर। और 3B फाइल होने के लिए लेट फी सेक्शन 47 में बहुत बड़ी पे हो रही थी। तो यहाँ पर भी एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिया है। जुलाई 17 से जनवरी 20 के जो भी आपके 3B हैं बीच में, आप वो 3B फाइल कर सकते हैं। आपका लेट फी जो है वो नहीं लगेगा, ब्याज लगेगा, लेट फी नहीं लगेगा। लेट फी अगर आपकी निल रिटर्न है तो आपका लेट फी 0 हो जाएगा। और अगर आपकी टैक्स पेबल वाली रिटर्न है जिसमें टैक्स बनता है, आपकी कोई भी सप्लाई की हुई है, तो आपको मैक्सिमम 250 रुपए प्रति कानून, मतलब 500 रुपए टोटल आपको लेट फी लगेगी। अदरवाइज वैसे ये 2500 है, 5000 की टोटल लेट फी पर रिटर्न मैक्सिमम लगती है। आपका अगर नंबर ऑफ डेज डिले हो जाते हैं, 25 रुपए एक रिटर्न, 25 रुपए एक रिटर्न, जो 50 रुपए रोज की होती है, और वो 5000 रुपए तक मैक्सिमम जा सकती है। उस 5000 को रिस्ट्रिक्ट करके 500 कर दिया है कि आपको पर रिटर्न सिर्फ 500 रुपए ही लेट फी देगी। और जून की जो भी रिटर्न आपकी जाएगी वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप कैलकुलेशन मैं अभी यहाँ नहीं कर पाऊंगा, आपको मैंने लॉ बता दिया है कि किस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। अगर निल है तो 0 लेट फी है, और अगर आपकी कोई भी सप्लाई है तो आपको 500 रुपए प्रति महीने की लेट फी अंडर सेक्शन 47 लगेगी और ब्याज पूरा लगेगा। जी सर, थैंक यू सर। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूंगी, मेरे और भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट शो में सर लेना चाहूंगी। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि which type of cancellations are covered in removal of difficult order of revocation of registration? अच्छा, Let me बेसिकली repeat my हाँ, question, नहीं sir. मैं समझ गया सवाल, समझ गया इनका। ठीक है सर। रेवोकेशन का जो अभी एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो भी सवाल जी पूछने सर। वाले हैं, बेसिकली क्या है कि ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर में जो मैंने अभी बताया कि आप 30 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन रीस्टोर कर सकते हैं, 30 सितंबर 2020 तक। इसमें सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड वाले आएंगे जिनका 3 महीने 3 क्वार्टरली रिटर्न्स आपने कंपोजिशन सप्लायर्स ने फाइल ना की हो कॉन्सिक्यूटिवली, और रेगुलर सप्लायर ने 6 महीने की 3B फाइल ना की हो। सिर्फ उन्हीं को रिस्टोरेशन अलाउड है, बाकी और किसी को रिस्टोरेशन अलाउड नहीं है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जिसका कैंसिल हो गया उसको नहीं है। सुओ मोटो डिपार्टमेंट ने किसी भी कारण से कैंसिल कर दिया, उसके लिए नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए डिपार्टमेंट ने सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में डिपार्टमेंट के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास काफी पावर्स है। अब अगर प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिकॉज ऑफ द नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर में वो कवर नहीं होता। लेकिन मैं कहूंगा कि ये कवर होना चाहिए। आपको सरकार को क्लैरिफिकेशन को निकालनी चाहिए। जब आप नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि रिटर्न नहीं फाइल करते फिर भी हम तुम्हें रिस्टोर कर देंगे, तो जो रिटर्न फाइल करते हैं और उनका किसी भी कारण से प्रॉपर ऑफिसर ने उसको कैंसिल कर दिया, तो उसको भी रिस्टोर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पता नहीं अब क्यों सोचा ऐसा डिपार्टमेंट ने, हो सकता है सोचा ही ना हो अभी तक इस बारे में। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि आप उन लोगों को भी अलाउ करें जिनका अदर देन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कारण रजिस्ट्रेशन कैंसिल। जी सर। तो सर बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट शो में लूंगी, तो अगर आपको कुछ और डिस्कस करना है तो सर आप डिस्कस कर सकते हैं। बस मैं 2 मिनट बस यही बोलूंगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि आज पूर्व संध्या है तीसरी वर्षगांठ की, 3rd एनिवर्सरी। कल है 1 जुलाई हमारी जीएसटी की। कल हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है। इवन हमारे हिमांशु जी और टैक्स फॉर वेल्थ के फाउंडर है, वो भी सीए हैं। हमारे सारे मेजॉरिटी टैक्स पार्टनर्स जो हमारे टैक्स फॉर वेल्थ के पार्टनर हैं वो भी सीए हैं, ऑलमोस्ट सारे सीए हैं। तो मैं सबसे पहले तो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे बोलना चाहता हूँ। और इनफैक्ट कल डॉक्टर्स डे भी होता है। और लेकिन क्योंकि मैं सबको, डॉक्टर्स को भी, क्योंकि डॉक्टर्स इस समय इस पेंडेमिक में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप ना होते तो शायद ये दुनिया नहीं बच पाती। और एक्चुअली इसीलिए कहा जाता है कि जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप होता है, तो शायद आज वो बात हमारे सामने यथार्थ होकर इमीडिएटली एकदम सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि हैप्पी सीए डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे है, लेकिन हैप्पी जीएसटी डे भी है। और if I would not be speaking about GST, I would be failing in my duty because this is my life blood. हमारे एक टीचर थे प्रवीण शर्मा जी, भारती मैम, मैं आपको बताता हूँ। तो वो अकाउंट्स प्रवीण पढ़ाते शर्मा जी हमारे पार्टनर भी हैं, वो भी सीए ही हैं। अकाउंट्स पढ़ाते थे प्रवीण शर्मा जी, अभी भी पढ़ाते हैं सर, बहुत ही आदरणीय हैं। वो हमेशा एक बात कहते थे, आजकल थोड़ा सा प्रवीण शर्मा सर हम सबसे नाराज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से नाराज हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, सीए से नाराज ना हो, आप भी एक सीए हैं। इंस्टीट्यूट से नाराज ना हो, आप भी एक सीए हैं। लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि हम सबके साथ ऐसा होना चाहिए कि अकाउंट्स हमारे खून में चला जाए। जब हमारे को कट लगे, जब हम काटें, तो खून ना निकले, अकाउंट्स निकले। तो मैं वही बात सर की कॉपी करता हूँ आज भी, और मैं कहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए कि जब मेरे को काटो तो खून ना निकले, जीएसटी निकले। तो जीएसटी हमारा लाइफ ब्लड है, मेरा खून है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब्जेक्ट जो है बहुत ही अभी बहुत अभी अर्ली स्टेज पे है, बहुत ज्यादा आगे जाना है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होनी है, बहुत ज्यादा एडिशंस होने हैं, बहुत ज्यादा अभी हमें इस सब्जेक्ट के बेसिस पे आगे जाना है। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें सीबीडीटी चेयरमैन ने सादगुरु से एक सवाल पूछा। सवाल जो भी था, सादगुरु का जवाब बताता हूँ। जवाब में उन्होंने, वैसे सवाल भी बता देता हूँ आपको। सवाल था कि हम सारे मेजर्स ले रहे हैं, सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा, हम सारे मेजर्स ले रहे हैं, टैक्स रेट्स को भी रैशनलाइज कर रहे हैं, एग्जम्पशंस भी हैं, हम कंप्लायंसेस को भी रिलैक्स कर रहे हैं, बट फिर भी देयर इज ए ट्रस्ट डेफिशिएट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द पब्लिक। तो सतगुरु ने इस बात का जवाब दिया, और थोड़ा डिफरेंटली जवाब दिया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी उन्होंने ये जवाब दिया कि पूरी दुनिया में अगर आप कहीं भी कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करें, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस या पर्सनल टैक्सेस की बात करें, तो यहाँ पर जो 40% पर्सनल टैक्सेस हैं, हाईएस्ट रेट है, कहीं पर भी ऐसी दुनिया में नहीं है। आप जब 100 रुपए कमाते हैं और आपसे 40 रुपए ले जाती है सरकार, तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब आप सिर्फ 4% लोग हैं और बाकी 96% लोग जो हैं उस टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं, और आप 4% सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपको ये भी नजर आता है कि जो मेरा 40 रुपया गया, उसमें से 1 रुपया भी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, कहीं ना कहीं उस पर सवाल है, वापस आया या नहीं आया, एक सवाल है, इसका जवाब कभी और ढूंढेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप, बट देखिए, मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक स्पिरिचुअल गुरु होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट भी हैं, जो उन्होंने ये बात कही, मुझे बहुत पसंद आई। मैं इसलिए आज इस जीएसटी मंत्रा पे वो बात शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा कि पर्सनल टैक्सेस जब हम इनकम टैक्स के रूप में लेते हैं, तो 100 रुपए में से जब 30 रुपया 40 रुपए जाता है तो बड़ा चुभता है। लेकिन जब मैं गुड्स और सर्विसेज खरीदता हूँ, आज भारती मैम जब ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वैसे तो आजकल बंद है, तो वहां पर जो 28% जीएसटी या 18% जीएसटी इनसे 100 रुपए पर ले लिया जाता है, वो इनको चुभता नहीं है, क्योंकि वो एक सर्विसेज कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन ये लेकर आती है अपने पास। सिमिलरली आज जब हम अपने मोबाइल्स को खरीदते हैं, लैपटॉप्स को खरीदते हैं, तो 18% जीएसटी हमें चुभता नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू एडिशन लेकर आते हैं, एक प्रोडक्ट साथ लेकर आते हैं। 100 रुपए की जगह हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, 105 रुपए लग जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगता। उन्होंने भी यही कहा कि आप जीएसटी को बढ़ाइए, जीएसटी कलेक्शंस को बढ़ाइए। मैं यहीं से क्यों ले रहा हूं, उन्हीं की सतगुरु की बात से आगे बढ़ रहा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं सबसे, मैं अगर सरकार कहीं ना कहीं सुन रही होगी, जरूर सुनती है, सरकार जरूर सुनती है, हमारी सरकार, मैं ये कहूंगा कि बहुत अडेप्टिव है, बहुत सेंसिटिव है, हमारी बातें सुनती है। कम से कम मैं कहूंगा जरूर, भले ही वो सुनती हो या नहीं हो, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, बट मैं चाहूंगा कि वो नहीं सर, सुनते होंगे, कहीं ना कहीं तो सुनते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा लॉ मेकर्स से कि जीएसटी, आप एक सपना लेकर चले हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 4 बजे वो आएंगे भी लाइव,
उन्होंने कहा कि हम 5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी बनाएंगे। ऑफ कोर्स ये पेंडेमिक हमारे लिए एक सेटबैक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपदा एक अवसर के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। आप देखिए चाइना में, मैंने पिछली बार भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में बोला था, आज उन्होंने चाइनीज सॉफ्टवेयर बैन कर दिए। मतलब बहुत अच्छा एक्शन है। और मैं कहूंगा कि आज मेरे को कैम स्कैनर जब अपने मोबाइल से डिलीट करना पड़ा, मुझे बुरा लगा, लेकिन एक सेकंड थॉट इमीडिएट आया मेरे दिमाग में कि कहीं ना कहीं इसका कोई इंडियन सब्स्टिट्यूट जरूर होगा, और अगर नहीं भी होगा अब बन जाएगा, क्योंकि अब मेरे यूजर्स भी होंगे। मेरे जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो उनको एक 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 कैमरे से स्कैन पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उनकी एक यूटिलिटी है। हम सारे प्रोफेशनल्स के लिए यूटिलिटी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीएसटी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन टूल है। आप टैक्स रेट्स को रैशनलाइज कीजिए और आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन को टैक्स नेट में लाइए। देखिए आपका जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 13 लाख करोड़ का है, मैं आपको श्योर करता हूं कि ये 40 लाख करोड़ का होगा। और आपकी 5 ट्रिलियन यूएसडी की जो इकोनॉमी का सपना है मोदी जी, वो जरूर सिर्फ जीएसटी ही पूरा कर सकता है। और जीएसटी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करें, आप रिग्रेसिव पॉलिसीज मत लाएं, आप बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालें, आप ऐसा ना करें कि आपको एक एक्सटॉर्शन लगे टैक्स कलेक्शन। आप एक पॉजिटिव पॉलिसीज लाइए। एडम स्मिथ के कैनन्स पढ़िए। मैं बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप सारे बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हाईली इन्फॉर्म्ड लोग हैं। एडम स्मिथ ने जब कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बोला तो उन्होंने सबसे पहले बोला सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होने चाहिए। आप इन सब बातों को लाइए दोस्तों, और आप देखिएगा कि जीएसटी आपके लिए बहुत बड़ा टूल बन जाएगा रेवेन्यू कनेक्शन का। आपकी 5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी का सपना जो है आप अगले 2 साल में पूरा कर पाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। लेकिन उन्होंने एक और बात कही सतगुरु ने, उन्होंने ये कहा कि टैक्स कलेक्शन कभी भी प्रोस्पेरिटी का जरिया नहीं होता। हमेशा मनी फ्लो, हमेशा जो कैपिटल फ्लो है इकोनॉमी में, वो प्रोस्पेरिटी का जरिया होता है। आप टैक्सेस जितने मर्जी बढ़ा लीजिए, उससे प्रोस्पेरिटी कभी नहीं आएगी, स्पेशली जब सिर्फ 4% लोग टैक्स दे रहे हैं और 96% लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स आई कैन स्पीक कंटिन्यूअसली ऑन दिस, लेकिन समय की मर्यादा है। और फिर से मैं टैक्स फॉर वेल्थ का, भारती मैडम का, हमारे प्रिय हिमांशु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पूरे प्रोग्राम के लिए, इस पूरे आयोजन के लिए। पीछे जितनी भी हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है इस प्रोग्राम को करने के लिए, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। आपके बिना भी नहीं कर सकते। तो मतलब जितनी जीएसटी की नॉलेज सर आप में है, वो तो सर हमें भी नहीं है सर। सर कहीं ना कहीं लाइक आई वुड आल्सो लाइक टू विश यू अ सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर आप भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सर लेट मी फिनिश माय शो। जी जी। Yes, thank you very much Text for Wealth में। as you know हम लोग Amazon Fire TV, IGTV, Jio TV, Android TV हर जगह अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें textforwealth@gmail.com में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेंद्र सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।